अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू कैरियर के साथ हाजिर हैं। आज कैंपस टू कैरियर की एक बहुत स्पेशल एपिसोड में हम बहुत ही अकम्प्लिश एकेडमिशियन और एक बॉन्ड एडमिनिस्ट्रेटर से आपका तारुफ कराएंगे। और जो रिप्रेजेंट वैसे तो दो तरह से हमें करेंगी, एक है चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, लेकिन आज का इनका जो हमारे साथ ताल्लुक रहेगा वो डायरेक्टर एडमिशंस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के तौर पर रहेगा। हम खुशामदीद करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर साइमा अख्तर को कैंपस टू कैरियर में। और आज का बुनियादी हमारे एपिसोड का मकसद है कि कराची यूनिवर्सिटी विच इज द ड्रीम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनी ऑफ यू, इसमें कैसे एडमिशन होता है और इसमें कैसी कैंपस लाइफ होती है। इज देयर एनी फाइनेंशियल सपोर्ट दैट द यूनिवर्सिटी इज गिविंग टू द मेरिट एंड द नीड बेस्ड स्टूडेंट्स। और अबव ऑल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि किस डिसिप्लिन में और किस प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए। तो हम खुशामदीद करते हैं डॉक्टर साइमा को और बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपका बहुत ही एक टफ शेड्यूल, स्पेशली जिस वक्त एडमिशंस चल रहे हैं उस वक्त है, आपने टाइम दिया। और हमारे जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं जो इस वक्त सोच रहे हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, उनके लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव एपिसोड आज होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुस्तफा हैदर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में मदद किया है और थैंक यू सो मच इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, एक और सोर्स, एक और राउट लाने के लिए, क्योंकि हम अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के यूज करते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के हैंडल्स जो हैं वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। बिकॉज एब्सोल्युटली यू आर राइट कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे यूथ के लिए एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। और यहाँ पे ना सिर्फ कराची के बच्चे बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो इतनी बड़ी माशाल्लाह है, 1279 एकड़ पे तो मुहित है ये एक। तो उसके अलावा हमारे पास 8 फैकल्टीज के अंदर 55 डिपार्टमेंट्स और 27 के करीब इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि तकरीबन समझ लें लगभग के करीब 80 के करीब हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं और 100 से ज्यादा प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, 150 के करीब हमारे पास प्रोग्राम है। तो मेरे ख्याल में एडमिशन के हवाले से इस प्लेटफॉर्म पे आना जो है वो मेरे लिए भी एक ऑनर और प्रिविलेज है। और मैं समझती हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए भी ये बहुत मुफीद साबित होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्लेजर और आवर्स एंड आवर ऑडियंस के आपने जो है इस वक्त टाइम दिया। डॉक्टर साहब, डायरेक्टली सबसे अहम सवाल जो हमारे ईमेल एड्रेस और चैनल पे बच्चों ने हमसे किया है रिलेटेड टू कराची यूनिवर्सिटी, उस पर ही डायरेक्ट आना चाहूंगा मैं कि व्हाट आर द प्रोसीजर टू गेट द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, नंबर 1। और नंबर 2, एक चीज जिसमें अक्सर बच्चे में 2 सवाल एक साथ करना चाहूंगा कि मेरिट और ये जो टेस्ट बेस्ड सिस्टम है, इसका फर्क अक्सर लोग जो है हमसे मुख्तलिफ इंटरेक्शन में पूछते हैं। तो इन दो की अगर आप बात कर दें तो बहुत ही रिलेवेंट हो जाए। बहुत शुक्रिया। आपने पहला सवाल ये किया कि क्या प्रोसीजर है। देखिए, हमारी कोशिश यही होती है कि जब इंटरमीडिएट ओ लेवल्स के और रिलेटेड रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं, हम उस वक्त तक रेडी रहें। और जैसे ही बाकी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और दूसरे इदारे जो हैं वो अपने अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के एडमिशंस ओपन करें, तो हम भी बिल्कुल रेडी हों ताकि बच्चे इंतजार करते ना रह जाएं। उसकी एक वजह यह है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि बार बार आ रहे होते हैं कि जी कराची यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन हो रहे हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज में तो हो गए हैं। तो और मजे की बात है कि इस बार हमने कोशिश यही की है, बड़ा सरप्राइज मिला है पब्लिक को कि तकरीबन 1 महीना पहले अर्ली हमने एडमिशन स्टार्ट किया है। उसकी वजह ये भी बनी है कि बाकी रिजल्ट्स भी, जो इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स हैं, वो भी इत्तेफाक से जल्दी आ गए हैं। तो पहली बात तो ये कि इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 लेवल पे इंडक्शंस होते हैं। एक हमारे पास बीएस के फर्स्ट ईयर में, और जो कि 4 ईयर प्रोग्राम है, और दूसरा बीएस के 3rd ईयर में, जो कि 2 साल का प्रोग्राम है। बीएस का 3rd ईयर जो है 2 साल का जो प्रोग्राम है, वो हमारी पाकिस्तान के पुराना जो मास्टर्स हुआ करता था, एमए, एमएससी, एमपीए, एमबीए, ये उसी का इक्विवेलेंट है, बल्कि उसी का समझिए कि दूसरा नया नाम रख दिया गया है। तो जो एडी करके आ रहा है, एडीसी करके आ रहा है, या जो पुराने बीए बीएससी करके आए हैं, वो सारे बच्चे जो हैं, वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं 3rd ईयर में अप्लाई करने के लिए, जो कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन देते हैं और उसके बाद आप एमफिल एमएससी की तरफ जाते हैं। ठीक है।
तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट के प्रोसीजर जो हमारा स्टार्ट होता है वो 3 फेजेस में हम एडमिशन अनाउंस करते हैं। पहला होता है हमारे वो सारे प्रोग्राम्स जिसमें टेस्ट बेस्ड एडमिशन होता है। ठीक है। इस वक्त वो अनाउंस हुआ है और वो आज उसकी लास्ट तारीख है, 10 तारीख है, लेकिन आगे हम इंशाल्लाह उसको 3 दिन बढ़ा रहे हैं, 13, 14, 15 तक हम उसको लेके जा रहे हैं, बिल्कुल 15 तक। और ये जिन प्रोग्राम्स में एडमिशन अनाउंस हुआ है वो भी फर्दर 3 एरियाज में डिवाइडेड है। एक हमारा फार्मेसी मॉर्निंग इवनिंग 5 ईयर प्रोग्राम, दूसरा हमारे पास जो है वो विजुअल स्टडीज के जो मीडिया साइंसेज हैं उनके प्रोग्राम है, उसका टेस्ट भी अलग होता है, और तीसरा कराची यूनिवर्सिटी के तकरीबन कोई 18 के करीब जो है फर्स्ट ईयर, सिर्फ BS 4 ईयर प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के इंडक्शन के लिए टेस्ट है। ओके। VS का जो विजुअल स्टडी का टेस्ट है वो हमारा 18 तारीख को है, जो सैटरडे बनता है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास 25 तारीख को BS फर्स्ट ईयर और फार्मेसी मॉर्निंग इवनिंग का टेस्ट है। तो सर डेट आगे बढ़ने से टेस्ट डेट आगे नहीं बढ़ेगी? टेस्ट डेट बिल्कुल वो हम पहले से मार्जिन दे करके अनाउंस करते हैं कि अगर हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी डेट तो बिकॉज टेस्ट डेट डिस्टर्ब ना हो, टेस्ट डेट बिल्कुल डिस्टर्ब, क्योंकि वो हमारा पूरा एक शेड्यूल होता है, उसमें हमारी आने जो बाकी 2 फेजेस हैं, अभी मैं आपको बता रही हूँ उसके बारे में भी, जो बाकी 2 फेजेस हैं एडमिशन के प्रोग्राम्स की। और दूसरा ये कि जो मॉर्निंग और इवनिंग का आएगा, जो ओपन मैरिट और इवनिंग का प्रोग्राम होगा, प्लस फिर इवनिंग का भी हमारा एक टेस्ट होता है, प्लस हमारे जैसे जैसे ये प्रोग्राम्स की डेट्स क्लोज होती चली जाती हैं, फिर इनकी जो असेसमेंट होता है, फॉर्म की असेसमेंट होती है, फिर इनकी फी कलेक्शन होता है, फिर उनको हम लेके चलते हैं सेमेस्टर के स्टार्ट के लिए। तो वो एक बड़ा लंबा हमारा शेड्यूल होता है। एक डेट इधर से उधर हुई तो हमारा 3-4 महीने की डेट्स को हमें चेंज करना पड़ता है, इसलिए हम उसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रख सकते। हाँ, ये जरूर हुआ था कि हमारा जो टेस्ट बेस प्रोग्राम्स का जो टेस्ट था वो हमने 26 तारीख रखा था, और इत्तेफाक से MDCAT ने वो डेट अनाउंस कर दी। वो लार्जर स्केल है, वो अक्रॉस पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान से बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं, तो वो चेंज नहीं कर सकते थे, तो वो हमने 25 तारीख रख दी। तो वो कोलाइड नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे जो MDCAT का टेस्ट दे रहे हैं वो हमारे फार्मेसी का टेस्ट भी दे रहे हैं, तो इसलिए हमने वो 25 को रख दिया और 26 को MDCAT। चलें, MDCAT के लिए उनका एक मॉक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बिल्कुल, ऐसा भी है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारा पहला जो फेज है वो टेस्ट बेस्ड है। जो बच्चे उसमें अपीयर होते हैं और खुदा ना खास्ता किसी भी वजूहात से रह जाते हैं, चाहे वो परसेंटेज टेस्ट ना पास करने की वजह से या परसेंटेज कम हो जाने की वजह से, फिर हमारा दूसरा फेज स्टार्ट होता है, वो है ओपन मैरिट मॉर्निंग प्रोग्राम, और वो दोनों हमारे पास होते हैं। हमने पिछले 1-2 सालों में रुझान देखा था कि 3rd ईयर में जो टेस्ट बेस्ड हम प्रोग्राम रख रहे थे उसमें परसेंटेजेस लो थी, बच्चे पास नहीं हो पा रहे थे। फिर 3rd ईयर में जो ये BS का 4 ईयर प्रोग्राम हुआ है और ADC वाला जो सिलसिला आया है, उसकी वजह से 3rd ईयर में एडमिशंस कम आ रहे हैं और कॉलेजेस की तरफ रुझान ज्यादा हो रहा है, तो हमने उसका टेस्ट खत्म कर दिया और उसको भी हमने ओपन मैरिट कर दिया। तो दूसरा फेज जो हमारा आता है वो आता है ओपन मैरिट मॉर्निंग प्रोग्राम इन BS फर्स्ट ईयर एंड 3rd ईयर, जिसमें इंटर की या प्री रिक्विजिट जो भी एग्जाम है ADC की परसेंटेज पे एडमिशन टेस्ट नहीं होता। बिल्कुल। और थोड़ा सा डिफरेंस उसमें और ये है कि जो टेस्ट बेस्ड हमारा एडमिशन है उसमें कैटेगरीज नहीं होती हैं। ठीक है। मतलब पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी कस्बे का बच्चा टेस्ट देगा और वो क्वालिफाई कर जाता है, तो रिगार्डलेस के वो किसी भी एरिया का है, उसको एडमिशन यहाँ पे दे दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड ओपन मैरिट में कैटेगरीज आ जाती हैं, KSP कैटेगरी। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम कराची। अगर हमारे पास सीटें बच जाती हैं तो हम फिर सिंध पे जाते हैं, और उससे भी आगे चल के अगर हमारे पास सीटें बच जाती हैं तो फिर हम पाकिस्तान के किसी भी शहर के बच्चे को अकोमोडेट करते हैं। ये हो गया दूसरा फेज। तीसरा फेज हमारा होता है फिर खासतौर पे इवनिंग प्रोग्राम। और ये तीनों जो एडमिशन की अनाउंसमेंट है वो तकरीबन समझे कि 3-3 हफ्ते के गैप से आती है। सही। तो एक बच्चा जो टेस्ट में रह गया वो ओपन मैरिट मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकता है, खुदा ना खासा उसमें भी रह जाता है तो वो इवनिंग में अप्लाई कर सकता है, तो उसको 3 मौके मिल जाते हैं। जबरदस्त। ये अच्छा, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक दैट यूजुअली स्टूडेंट मेक व्हाइल फिलिंग द फॉर्म? उसमें क्या इश्यूज ज्यादातर आप फेस करते हैं? डेफिनेटली यू आर हैंडलिंग सच अ ह्यूज
बल्कि ऑफ स्टूडेंट्स, तो यकीनन बहुत ज्यादा मसाइल आते होंगे, इतने बड़े प्रोसीजर को मैनेज करना, तो उसमें और बीइंग अ डायरेक्टर एडमिशन फॉर ऑलमोस्ट 7 years नाउ, तो क्या आपने अब इस ड्यूरेशन में देखा कि इश्यूज आते हैं, ताकि आने वाले बच्चे उससे जो है वो यूज टू हो सके एक्सपीरियंस से? राइट, बहुत ही वैलिड सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ एलीट्स को एड्रेस नहीं करती है, तो हमें सबको एंटरटेन करना है, सबको अकोमोडेट करना है। अच्छा, अब ये मैंने इसलिए मेंशन यहाँ पे किया है कि हमारे लिए सब बराबर हैं, हमारे लिए हमारा वो फ्यूचर है, ठीक है। आजकल के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करते हैं कि जी मैं तो पीले स्कूल का पढ़ा हुआ था, देखो आज हम तरक्की करके कहाँ पहुंच गए। तो ये मेरे ख्याल में इंसल्ट की बात नहीं है बिल्कुल भी, कि आप कहां से आ रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से वहां तक पहुंचे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अपने आप को मनवाते चले आ रहे हैं। सो इन द सेम वे पिछले 6-7 सालों में मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है जो मछेरों की कस्बे से आ रहे हैं, जो बहुत छोटे छोटे गांवों से आ रहे हैं, या बहुत बैकवर्ड एरिया से आ रहे हैं, या बहुत छोटे छोटे घरों से आ रहे हैं, और वो बहुत बड़े ख्वाब लेकर आ रहे हैं, अपने माँ बाप के, अपने दादा दादी के, अपने बड़ों के ख्वाब कैरी करके और उसको प्रूव करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनकी जेब बहुत छोटी है। सही, ठीक है। जब जेब छोटी है तो इसका मतलब है कि उनके पास वो फैसिलिटीज ऑलरेडी नहीं है। 6 साल से 2019 से जब से मैं इस कुर्सी पे हूँ, इस ओहदे पे हूँ, माशाल्लाह हमारा एडमिशन जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, और उस ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। वो ये कि कैंडिडेट को कराची यूनिवर्सिटी आकर के फॉर्म खरीदने की जरूरत नहीं है। सही, ठीक है। वो दुनिया में कहीं पे भी बैठा हुआ है। हम एक पोर्टल जो अनाउंस करते हैं, ठीक है, एडमिशंस के का पोर्टल जो आपको प्रोस्पेक्टस डिस्क्रिप्शन पे इसको लगा भी देंगे, बिल्कुल ठीक है, आप उस पर लगा दीजिए। वो क्लिक करता है और वो सीधा पोर्टल पे पहुंच जाता है। वहां पे उसने अपना NIC डालना है और एक कोड डालना है और उसका अकाउंट खुल जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। फिर उसके बाद अच्छा, गलतियां यहीं से शुरू होती हैं। अच्छा, NIC नंबर गलत डाल दिया, पासकोड जो डाल दिया वो भूल गए, ठीक है। आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना NIC अगर आपका अपना है तो जरूर डालिए, अगर अपना नहीं है, होना चाहिए क्योंकि आपके बेफॉर्म के ऊपर है, ठीक है, आप वो कोड डाल सकते हैं। फॉर वट एवर रीजंस अगर नहीं भी डाल सकते तो आप किसी ऐसे जिम्मेदार शख्स का डालिए जो आपको ओन करता है, और उसका NIC लेकर के आप पहुंच सकते हैं एडमिशन के लिए, और पेपर वाले दिन जो आपके एडमिट कार्ड पे भी जो है वो वाजे किया जाएगा। तो सर ये आपने एक सवाल का जवाब और दे दिया, सॉरी कदर कलामी हो गई, कि वो बच्चे जिनके NIC नहीं बने हुए और बेफॉर्म में भी कोई मसला है तो वो अपने किसी भी गार्जियन पेरेंट का डाल सकते हैं, फिर पेपर वाले दिन या एडमिशन प्रोसेस में उसको साथ ला सकते हैं। तो एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्चुअली, तो वो जवाब हो गया, तो मैंने कहा सवाल पहली गलती यहीं से होती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं, या हमारे पास सवाल पहुंच रहे होते हैं, या हमारे पास फोन आ रहे होते हैं कि हमारा पोर्टल दोबारा नहीं खुल रहा, हम क्या करें। पासकोड ही गलत होगा, exactly. क्योंकि ये दरअसल आपकी चाबी है उस ताले की जो आपने खुद ओन किया है, तो वो चाबी आपने खुद ही गलत लगा दी है, तो इसमें फिर हमारा कसूर नहीं है। सही है। अच्छा जी, ये हो गई आपकी पहला फेज। वंस यू हैव योर अकाउंट ऑन द पोर्टल, एनी टाइम यू कैन रीच आउट टू इट, एंड हमारी जो पोर्टल है और उसके बाद जो हमारा पेज है, हमारे जो फॉर्म है, वो सारे मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन है। जबरदस्त। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर है, आप अपने मोबाइल से आसानी से सब चीजें कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब आप फॉर्म पे जाएंगे और वो पेजेस एक के बाद दूसरा खुलता चला जाएगा, ठीक है, उसमें ये नहीं है कि एक साथ सब कुछ खुल गया, वो एक के बाद दूसरी चीज खुलती चली जाएगी, आप नेक्स्ट करते चले जाएंगे। जब आप उस पोर्टल पे पहुंच गए और आपके पास पेजेस खुलना शुरू हो गए, तो प्लीज यहां से आपकी अगली गलतियां शुरू हो जाएंगी। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट योर स्पेलिंग्स, डेट्स, ठीक है, योर परसेंटेजेस, योर ईयर्स ऑफ पासिंग। अच्छा, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स ही की बेसिस पे हम आपको एलिजिबल या इनएलिजिबल करेंगे। प्लीज मेक श्योर कि जो वहां पे लिस्ट आपसे मांगी गई है कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर अपलोड करें। और
एक बार जब आपने अपलोड कर दिया, आप उसको उस वक्त तक चेंज कर सकते हैं जब तक आप सबमिट ना कर दें। तो प्लीज सबमिट मत करिएगा फौरन से। ठीक है, आप जब चाहें उसको एडिट कर सकते हैं, सबमिशन से पहले तक। एक बार आपने सबमिशन का बटन क्लिक कर दिया तो उसके बाद अपने पोर्टल से आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और अगर जरूरत है कोई भी चीज चेंज करने की तो वो लोहे कलम नहीं हो गया। आपको उसके लिए हमारे हेल्प काउंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची आना पड़ेगा और वहां पे हमारे जो फैसिलिटेटर्स बैठे हुए हैं आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए, वो राइट एट दैट मोमेंट आपके होते हुए पोर्टल खोलेंगे आपके सामने और आपकी जरूरत के तहत जो एडिटिंग करनी है वो हो जाए। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया। और क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली है तो डॉक्यूमेंट पहले से आप स्नैप्स लेके रखें, बस अटैच करें और उसको करते हैं। तो यानी कि आपका जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस है उसको हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली पेपरलेस और ऑटोमेशन उसमें आ गई है, या 100% तो पेपरलेस में नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ये जो आपका फॉर्म प्रोसेसिंग का जो भी फेज है ठीक है, वो पेपरलेस। और स्टूडेंट्स को विजिट करने की, वैसे तो है उसका अपना इदारा है, लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए विजिट करने की जरूरत अब नहीं है। बिल्कुल। उसमें बैंक चालान का प्रोसेस भी अगर क्विकली बता दें। बिल्कुल, जब आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया और आपने सबमिट का बटन क्लिक किया तो वहां पे आपके पास एक वाउचर जनरेट होगा। ठीक है, ठीक है, जो भी जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी फी उसके ऊपर आ जाएगी। अच्छा, इससे एक चीज मैंने बीच में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने स्किप कर दी, वो ये कि जैसे जैसे आप पेजेस पे आगे चलते चले जाएंगे, आप अपना जो पिछली डिग्री करके या प्रोग्राम करके आए हैं वो सब्जेक्ट्स डालेंगे, परसेंटेजेस डालेंगे, तो आपके पास जो पॉपअप आएगा वो अकॉर्डिंगली आएगा। ओके, ठीक है, मतलब आप जिन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल होंगे सिर्फ वो ही pop-up नजर आ रहे आएंगे। होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक तो वहां पे ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी इसमें तो अनाउंस ही नहीं हुआ हुआ। मिसाल के तौर पे अगर आपकी 60% से बिलो है और आप मेडिकल पढ़ कर आ रहे हैं तो आई एम सॉरी, आप फार्मेसी के लिए एलिजिबल नहीं वो पॉपअप ही नहीं होगा, उसमें वो आपने फिल्टर पॉपअप ही लगे नहीं हो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इस तरह से आपके पास जो चीजें ओपन होती चली जाएंगी वो बड़ा सिस्टमैटिकली होंगी। तो आपको बड़े इन्हिमाक के साथ और आपको बड़े कंसंट्रेशन के साथ और क्या कहते हैं, ट्रस्ट के साथ जो है उसको फिल करना है। कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। अगर आपने पोर्टल ओपन कर लिया है, अकाउंट बन गया है, इट्स ओपन 24 आवर 24/7। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि तारीख आपके पास है। अगर आज आपने फॉर्म फिल करके सबमिट करा दिया, कोई जल्दी नहीं है, रुक जाइए। ठीक है, आप उसको जब चाहें उसको असेस कर लीजिए। आपने किसी से कंसल्ट करना है, कोई सवाल जहन में आ रहा है, कोई फोन करना है, किसी बड़े से बात करनी है जो ऑलरेडी पढ़ के जा चुके हैं या जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, किसी से कंसल्ट करना है, करिए, आराम से करिए। सबमिट का बटन क्लिक करने की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, हाँ, डेडलाइन को जहन में जरूर रखिए। सही। एक सवाल जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है अबाउट फाइनेंशियल सपोर्ट। आपने कहा भी कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड, तो इज देयर एनी फॉर्मल फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम फॉर द फ्रेशिस? नंबर 1। नंबर 2, केयू में क्या कोई ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट का कोई अलग से डिपार्टमेंट भी मौजूद है? क्या फाइनेंशियल सपोर्ट आप सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों से लेते हैं, या क्या तरीका होता है, क्या एलिजिबिलिटी बनती है? थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट को लेके अगर आप। Thank you so much. Again, very important question, very important area to talk about because हमारी society unfortunately economically balanced नहीं है और बहुत सारे ऐसे students हैं, बहुत सारी ऐसी families हैं जो पढ़ना लिखना चाहती हैं, अपनी जिंदगी और अपने खानदान की जिंदगी बदलना चाहती हैं, लेकिन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से उनको लगता है कि उनके रास्ते बंद हो गए। देखिए, पहली बात तो ये कि रास्ता ढूंढने से मिलता है और रास्ता होता है, दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, रोशनदान होते हैं, आपको सिर्फ ढूंढना होता। आप में सिर्फ वो पैशन होना चाहिए, आप में सिर्फ वो जुस्तजू होनी चाहिए, आप में कुछ कर गुजरने की ताकत होनी चाहिए और जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा। आप सोचेंगे मदद आ जाए, मदद पहुंच जाएगी। जहां तक कराची यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, यहाँ पे फाइनेंशियल एड ऑफिस है जो कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है। बाकायदा इदारा है, बिल्कुल एक खास डिपार्टमेंट है हमारा, जहां पे हमारा एक पूरी टीम है जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप्स को मैनेज करती है। और उसमें ज़कात रिलेटेड भी हमारे पास सपोर्ट है,
हमारे पास डिजर्विंग स्टूडेंट्स का भी है, मेरिट का भी है, लेकिन वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कि चाहे वो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं या थर्ड ईयर ऑफ किसी बीएस प्रोग्राम में आ रहे हैं, एमफिल में या पीएचडी में आ रहे हैं, सबके लिए मौजूद है। एक सिस्टम है जिसको आपको थोड़ा सा अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट जो बन गया यूनिवर्सिटी का उसके लिए है। ओके, आफ्टर एडमिशंस आपके पास बहुत सारे एवेन्यू हैं टू सपोर्ट द स्टूडेंट फाइनेंशियली। और ये मैंने बताया है जो कि यूनिवर्सिटी का अपना इदारा है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें कुछ एलुमनाई एसोसिएशंस हैं, कुछ प्राइवेट इदारे हैं जो गाहे बगाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अलग से या सेंट्रलाइज इसी प्रोग्राम, इसी डिपार्टमेंट के वाया जो है वो फैसिलिटेट कर रहे ठीक है। लेकिन अगेन आई रीआइटरेट कि मैं रिपीट कर दूं कि ये उस स्टूडेंट के लिए है जिसने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया। डॉक्टर साहब, इसी से मैं कनेक्ट करूं एक सवाल, क्या ये सारी फैसिलिटीज इवनिंग स्टूडेंट्स के लिए भी हैं? और थोड़ा सा मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग भी अगर इधर आप थोड़ा सा क्लासिफाई कर दें तो बड़ा अच्छा हो। ओके, आधा सवाल का जवाब मेरा रह गया, मैं उस पर वापस आ जाऊंगी, लेकिन आपके इस सवाल को मैं क्योंकि कनेक्ट पूरा मैं बता देती हूँ कि इवनिंग प्रोग्राम जो यहाँ पे लॉन्च किया गया कुछ डेकेड्स पहले, तो वो स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है। कि वो लोग जो सुबह में नहीं आके पढ़ सकते, जॉब्स करते हैं, नौकरियां करते हैं या कहीं पे मसरूफ होते हैं, तो उनको इवनिंग में फैसिलिटेट किया जाए प्रोग्राम्स करके। अच्छा, जब एक नए सिरे से आप एक कंस्ट्रक्ट कोई चीज करते हैं तो उसकी मोडालिटीज भी डिफरेंट होती हैं। सही बात है। उनकी कॉस्टिंग और बजटिंग भी बिल्कुल फर्क होती है। और ये क्योंकि हम प्रोफेशनल्स के लिए कर रहे थे, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर रहे थे, तो इसको सेल्फ फाइनेंस का नाम दिया गया। ओके, सही। It's a self-finance program run in the evening program. Yes. Okay. Evening program is actually self-finance program. तो इसका मतलब है कि डिग्री की वर्थ में कोई फर्क होता है? डिग्री में लिखा हुआ होता है इवनिंग स्टूडेंट, कुछ ऐसा? नहीं, डिग्री की वर्थ में जरा बराबर भी फर्क नहीं है, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री है। आप किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी प्रोग्राम में कर लें, it is internationally globally recognized। बल्कि इवनिंग के स्टूडेंट को तो एक एज होता होगा कि प्रोफेशनल्स के पूल में वो रहते होंगे, फैकल्टी ज्यादा प्रोफेशनल इवनिंग में आती होगी। एब्सोल्युटली। तो आपका सवाल ये था कि इवनिंग वालों बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है या नहीं? बिल्कुल। तो देखिए, ये एक कॉमन सेंस की बात हो गई कि जब सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं तो सेल्फ ही फाइनेंस करेगा। सही बात है, ठीक है। योरसेल्फ हैज टू फाइनेंस इट। तो आई एम सॉरी टू से कि इवनिंग में हमारे पास कोई स्कॉलरशिप फैसिलिटी नहीं है। लेकिन मैंने जो आपका फीस स्ट्रक्चर देखा है उसमें इवनिंग की फी भी बहरहाल बहुत सारे प्राइवेट इदारों से अभी भी कंपैरेटिवली लेसर ही है। बिल्कुल ऐसा। तो ऑल कह सकते हैं कि एक सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी ये सब्सिडाइज्ड पैकेज के अंदर ही मेरे ख्याल से। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो हम प्राइवेट इदारों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहते। ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने बहुत शुरू में कही कि जो एलीट फैमिली से आ रहे हैं और फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने सेमेस्टर्स को ब्रेक डाउन करके जो एक साथ में पूरा सेमेस्टर नहीं करते हैं, कभी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, कभी 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए, 2 साल के प्रोग्राम को 4 साल पे स्प्रेड आउट कर लिया। आई एम सॉरी, हमारे पास ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं है। Okay. जो बच्चा एक प्रोग्राम में आ रहा है वो सेमेस्टर को के सब्जेक्ट्स को ब्रेक नहीं कर सकता, उसने पूरा सेमेस्टर पढ़ना है। उसने 6 सब्जेक्ट 6 महीने में पढ़ने हैं, 2 सेमेस्टर 1 साल में पढ़ने हैं, 4 साल का प्रोग्राम 4 साल में खत्म करना है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से है कि अगर वो कोई सेमेस्टर फ्रीज कर लेता है या किसी भी वजह से कोई सेमेस्टर नहीं पढ़ पाता है तो वो रिपीटर कहलाता है। ओके। लेकिन उसको रिपीट पे पूरा सेमेस्टर ही पूरा सेमेस्टर या वो कर लिए बिल्कुल, उसको पूरा साल कंप्लीट करना पड़ेगा अगले साल में प्रमोशन लेने के लिए। ठीक है, जबरदस्त। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट्स, डिवाइडिंग द सब्जेक्ट ओवर द टाइम, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह कराची यूनिवर्सिटी में नहीं। एक सवाल, आपका जो पहला सवाल था उसका छोटा सा हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रह गया कि फाइनेंशियल सपोर्ट के क्या क्या जरिए हैं या क्या क्या सहूलतें हैं, उसमें मैंने आपको स्टूडेंट्स के लिए बता दिया। एज हमारे पास क्या है? कराची यूनिवर्सिटी शायद पाकिस्तान का पहला इदारा है जिसने स्टूडेंट एडमिशन फंड के नाम से
एक फैसिलिटी स्टार्ट की थी 2019 में सैफ suddenly the idea came to my mind and we consulted with the vice chancellor and he was gracious enough to give us a go ahead within seconds and not only giving us a green signal but giving us the funds as well. जबरदस्त। ये था क्या, जब हमने ये नोटिस किया कि फी कलेक्शन के टाइम पे कुछ लोग बड़ी मायूसी के साथ घूम रहे थे कि एडमिशन की लिस्ट में नाम तो आ गया है लेकिन अब पैसे कहां से करें हम। भाई बहुत ब्रिलियंट, एंड दे नीड टू बी सपोर्टेड, दे नीड टू बी एजुकेटेड, दे डिजर्व द डिग्री फेस्ट। यस जी। मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि मैडम हमेशा हम ऐसे ही करते हैं कि जो लोग हमें अप्रोच कर लेते हैं हम मिलजुल करके उनकी हेल्प कर देते हैं। मैंने भी की, उसी वक्त की। मैंने कहा ठीक है, मेरी तरफ से इसको कर दो, इसको कर दो, लेकिन एक तांता बंधा हुआ था। आपको मालूम है कि हमारी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं ऑन कैंपस? नियरली 45,000। ओह, तकरीबन आधा लाख। ठीक है, और एक वक्त में हमारे पास कितना बच्चा नया एडमिशन लेके आता है? तकरीबन 12,000। ह्यूज फुटफॉल। ये एक साल के एडमिशन का मैं फिगर बता रही हूँ। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो शायद 2,000 से 4,000 के अंदर टोटल जो है वो स्टूडेंट बैठे। अगर 12,000 में से और कुछ नहीं तो 5,000 बच्चा अपनी फीस नहीं दे सकता, उसका क्या कसूर है? सही बात है, पढ़ने का हक तो है। और सिर्फ हक नहीं है, पढ़ने का सिर्फ हक नहीं है, अपनी और अपनी फैमिलीज की, अपने जनरेशंस की जिंदगियां बदलने का हक है। उसको सिर्फ एक क्या चीज चाहिए? एक उंगली, एक हाथ जो उसको पकड़ करके आगे ले जाए। सही, ठीक है। और वो उम्मीद की किरण जो उसको खुशी और एक मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ने की ताकत दे सके। आइडिया आया हमारे पास कि क्यों ना हम एक ऐसा टिकट बना दें जो ट्रेन पे चढ़ते वक्त उस कैंडिडेट को हेल्प आउट कर दे और वो स्टूडेंट बन जाए और उसके बाद वो स्कॉलरशिप ले ले। गुड, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सैफ के नाम से वो हमने वीसी साहब की परमिशन से, उनके गो अहेड से विद इन फ्यू आवर्स एक कमेटी बनाई। जल्द अज जल्द हमने एक फॉर्म डिजाइन किया और हमने फ्लोट कर दिया विदाउट एनी मार्केटिंग। वुड यू बिलीव कि विद इन 2-3 डेज हमारे पास तकरीबन 400-500 फॉर्म आए, इंतहाई डिजर्विंग लोगों के। और जो हमारे पास डोनर सीट से अमाउंट इकट्ठी होती है उसका डॉक्टर साहब ने बगैर किसी शिकन के 7% हमको दे दिया। जबरदस्त, जो कि माशाल्लाह तकरीबन 1 करोड़ के बराबर is a huge magnitude। एग्जैक्टली। और माशाल्लाह हर साल वो अमाउंट बढ़ती चली जाती है। पहले साल 19 की बात करूं तो हमारे पास तकरीबन कोई 60 लाख के करीब बनता था वो 7%। और विदाउट प्रमोशन, विदाउट एनी पेनाफ्लेक्सेस, विदाउट एनी सोशल मीडिया हैंडल्स, सिर्फ वहीं पे खड़े खड़े तकरीबन 400-500 फॉर्म हमारे निकल गए, निहायत डिजर्विंग। और जब हमने उनको एनालाइज किया, प्रोसेस किया, तो आप यकीन माने तकरीबन कोई 40 लाख के करीब हमने फी में कंसेशन और सपोर्ट दिया पहले साल। और पिछले साल की मैं अगर आपको बात करूं, तकरीबन हमने 700 फॉर्म एंटरटेन किए, रिसीव किए और तकरीबन 90 लाख के करीब इन सारे स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। उनको टिकट दे दिया कि स्टूडेंट बन जाओ, आ जाओ, स्टूडेंट बन जाओ। ठीक है। फिर एक ट्विस्ट आया हमारे पास, वो ये कि एक तो इतने सारे फॉर्म, और जो फॉर्म उठाओ डिजर्विंग, जो फॉर्म उठाओ डिजर्विंग। और हमारा दिल था कि हम मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करें और मैक्सिमम मार्जिन जो है वो उनके लिए क्रिएट करें। अमाउंट हमारे पास बहुत लिमिटेड है। सही। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटी के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स अगर उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, और कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा करना शुरू किया है, लेकिन इतना हमने मार्केट नहीं किया क्योंकि पैसे को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं। सही बात है। और ऑडिट वाले जो हैं वो फिर हमको गले से आके पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर भी वीसी साहब के हुक्म से, हम उसको हुक्म मानते हैं,
उन्होंने कहा 100% फॉर्म्स जो आए हैं सबको कंसेशन दो। जितने भी रिक्वेस्ट आई थी, जितने फॉर्म्स हमने रिसीव किए, उनका हुक्म था कि हर किसी को फी में कंसेशन दे दो, चाहे 15% हो रही है या 75% कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे भी, ऐसे प्रोग्राम्स भी जिसमें 1.5 लाख रुपया फी है। सही बात, ठीक है, सही। तो डिपेंडिंग ऑन द फिगर ऑफ देयर फी वी हैव डिवाइड सर्टेन मॉडल्स, जिसकी बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और ग्रुप्स बना देते हैं। किसी को हम 15% से लेकर के 90% तक जबरदस्त जो है वो कंसेशन एडमिशन के टाइम पे देते हैं। ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये सिर्फ एडमिशन फंड है। ये भी मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सैफ से मुस्तफीद होते हैं, इस फैसिलिटी को अवेल कर लेते हैं, वो समझते हैं कि उनको पूरे प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप मेरा सवाल अगला यही ऐसा नहीं है। ये स्कॉलरशिप नहीं है, Right. ये सिर्फ एडमिशन फंड है, सिर्फ और सिर्फ आपकी एंट्री टिकट है। सही। हाँ, हम इतना जरूर फैसिलिटेट करते हैं कि जितने भी हमारे पास सैफ के एप्लीकेंट्स आते हैं, वो पूरी लिस्ट हम स्कॉलरशिप एडमिशन को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि उसी को वो कैरी कर सकें जितने एलिजिबल बने हैं बच्चे उनको। उसके बाद वो खुद उन सारे कैंडिडेट्स को अप्रोच करते हैं। ठीक है, और जो एलिजिबल हो रहे होते हैं उनके किसी भी स्कॉलरशिप के लिए वो ऑटोमेटिकली उस कैटेगरी में प्लेस कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब जबरदस्त, अभी हमने जो बात की इसमें स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म भरने से लेकर टिल उसकी जो फी पे होनी है, व्हाट फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स स्टूडेंट्स यूजुअली मेक, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। लेकिन इस इदारे में आपका एक रोल और भी है, और वो है प्रोफेसर, टीचर, मेंटोर का। तो हम इस पार्ट को यहां पे रोकते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपको एक और कैप पहनाते हैं, और वो है प्रोफेसर और मेंटोर का कैप। और हम एक काउंसलिंग सेशन आपसे छोटा सा चाहेंगे कि कौन सी फील्ड्स में जाना चाहिए, और उसी से फिर हम एडमिशन के भी कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे।